नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। हमारा खास पॉलिटिकल शो सियासी दंगल जिसकी आज से शुरुआत हो रही है और हर शुक्रवार को शाम 8 बजे हम आपसे मिलेंगे और प्रदेश की राजनीति को डिस्कस करेंगे, बड़े मुद्दे को डिस्कस करेंगे। लेकिन शो के पहले एपिसोड में हम शुरुआत कर रहे हैं एक मुद्दे के साथ। मुद्दा जुड़ा है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी से। तो आज के शो में सियासी दंगल में हम बात करेंगे कि जननायक जनता पार्टी का क्या भविष्य है, दुष्यंत चौटाला का क्या भविष्य है। और हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के संपादक धर्मेंद्र कंवारी जी। तो धर्मेंद्र कंवारी जी के पास जाऊंगा, मगर उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दुष्यंत चौटाला का दे दूं। आप सब जानते हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के छठे डिप्टी सीएम थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। 10 सीटें जननायक जनता पार्टी ने जीती, सरकार चलाई। फिर उन पर किसान आंदोलन के समय दबाव बढ़ा कि वो समर्थन वापस ले, लेकिन समर्थन वापस नहीं लिया। और आलम यह हुआ कि 2024 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी ने खुद दुष्यंत सिंह चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि अलायंस खुद भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। और इसके बाद दुष्यंत चौटाला की असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई। वो उचाना से चुनाव लड़े, उनकी पार्टी के नेताओं ने भी अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ा, उनके भाई दिग्विजय चौटाला वो भी चुनाव लड़े, लेकिन कहीं पर भी जननायक जनता पार्टी को सफलता हासिल नहीं हुई। खुद दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई, वो 5वें स्थान पर रहे। आप जरा सोचकर देखिए कि प्रदेश का डिप्टी सीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से न सिर्फ चुनाव हारता है बल्कि उसकी जमानत तक जब्त हो जाती है और वो 5वें स्थान पर आता है। तो ये दुष्यंत चौटाला का किंग मेकर से लेकर और फिर किस तरीके से जमानत जब्त होने का जो सफर है वो मैंने आपको बताया है। लेकिन दुष्यंत चौटाला को काफी मजबूत नेता माना जाता है। सबसे युवा सांसद वो बने जब 2014 में उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को चुनाव हराया। हिसार से लोकसभा पहुंचे थे वो चुनाव जीतकर। इसके अलावा महज 30 से 31 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम बने। तो उनके हौसले काफी बुलंद हैं और उन्होंने ये भी बात आप देखेंगे कि उचाना सीट को नहीं छोड़ा। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो उचाना को छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं उचाना में बना रहूंगा। और भले ही उनकी जमानत जब्त हुई लेकिन चुनाव उन्होंने उचाना से ही लड़ा। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। दुष्यंत चौटाला की बात कर रहे हैं हम, और आपने देखा इस बार के चुनाव में क्या असर हुआ जेजेपी का और खुद उनकी सीट पर क्या रिजल्ट रहा। तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूंगा कि ये जो मुद्दा आज हमने चूज किया है कि भविष्य क्या है जजपा का और दुष्यंत चौटाला का। देखिए राहुल जी, अगर राजनीति में आप भविष्य की बात करें तो राजनीति वो जगह है जहां पर भविष्य कब बनता है और कब बिगड़ता है इसका अनुमान ठीक ठीक से लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इनके दादा का उदाहरण अगर देखें, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का, तो रानिया से चुनाव जीतने से पहले वो लगातार 4 चुनाव हारे और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो हरियाणा में मंत्री बन जाएंगे। और अगर आप दुष्यंत चौटाला की बात करें और अगर आप इन चीजों में, भाग्य में और इनमें यकीन करते हो तो निश्चित तौर पे दुष्यंत चौटाला एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है इस बात के कि कैसे राइज करता है एक इंसान बहुत छोटी उम्र में। वो बाहर पढ़ रहे थे, बाहर पढ़ते पढ़ते उनके पिता को सजा हुई और वो हरियाणा आए और हरियाणा आते ही वो सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। और मुझे इस बात में कहते हुए कोई संदेह नहीं हो रहा, संकोच नहीं हो रहा कि दुष्यंत चौटाला ने इतनी कम उम्र में जो जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी को दिखाया है, भले ही उनका टाइम कैसा भी चल रहा हो, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बहुत बड़ी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की हैं और अभी काफी उम्र पड़ी है उनकी। तो भविष्य उनका मैं उज्जवल ही मानता हूँ। भले ही 5-10 साल, देखिए कुछ लोग संघर्ष सफलता मिलने से पहले कर लेते हैं, कुछ लोग संघर्ष सफलता मिलने के बाद शुरू होता है। तो मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला का अब संघर्ष शुरू हुआ है। पहले उनको चीजें मिली भाग्य के भरोसे, अब उनको काम करना होगा, लोगों में दोबारा से अपना विश्वास बहाली उनको करनी होगी। निश्चित तौर पे वो अगर मेहनत करेंगे तो हरियाणा में सब कुछ भुला दिया जाता है। नेताओं की सारी गलतियों को एक दिन जनता माफ कर देती है। लेकिन धर्मेंद्र जी बात ये आती है कि जिस समुदाय से वो आते हैं और पूरे किसान आंदोलन के समय उनको जो उस समुदाय का विरोध झेलना पड़ा और जिस तरीके की चीजें हमने देखी, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो समाज जो आप कह रहे हैं कि लोग भुला देते हैं, क्या वो समाज भुला पाएगा जो दुष्यंत चौटाला ने किया, जिस राजनीतिक धोखे की बात की जाती है समाज के साथ? देखिए
देखिए, जो जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं उसको जाट समाज, मतलब जाट कहते हैं। और जाट तो प्रसिद्ध है बुलाने के लिए। अच्छा। जाट जाटों का तो कल्चर है ये कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले। वो तो याद ही नहीं रखते, बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती जाट समाज की। ठीक है, उन्होंने दुष्यंत को एक चुनाव में सबक सिखा दिया है। अब तो खुद जाट समाज की पॉलिटिकल हैसियत क्या है, आप ये देखिए। जो उसके जो चतुर लोग हैं जाट समाज में, जो दो तरह के जाट कहते हैं कि एक रिफाइंड जाट होता है, एक डिफाइंड जाट होता है। तो जो रिफाइंड जाट है वो तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं, और जो डिफाइंड जाट हैं वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाने वाले। तो वो उनके लिए किसी न किसी ऑप्शन की कोई तलाश करते रहेंगे। अब कांग्रेस से सबको उम्मीद थी, अब कांग्रेस तो कहीं मैदान में भी नहीं है। जैसी हालत जननायक जनता पार्टी की, अब कांग्रेस की कौन सी उससे ज्यादा अच्छी है? वैसी हालत कांग्रेस की है, वैसी आईएनएल की है, सारी पार्टियों का तो ये हुड्डा साहब ये कह रहे हैं ना भाई, सबसे बड़ा विपक्ष लेके बैठे हैं, आपको तो वोट शेयर गिनवा देते हैं, मतलब भाई 0.1% इधर उधर हो जाता। वोट शेयर को कौन सा सिर पे लेके नाचना है हुड्डा साहब को? वो राजनीति में वोट शेयर मायने ही नहीं रखता। राजनीति में जिस पार्टी की सत्ता है वो मायने रखती है। वोट शेयर ये सब गिनाने भुनाने की बातें होती हैं। असलियत में तो जो जो सरकार होती है वही मेन चीज होती है। उनको सरकार बढ़ानी थी, वो बढ़ा नहीं पाए और लोग उनसे नाराज हैं, ये सच्चाई है। तो दुष्यंत चौटाला का तो हिसाब किताब लोग कर चुके हैं। अब तो दुष्यंत चौटाला को अब नए सिरे से अपने आप को प्रूव करना होगा, और वो मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका भविष्य, मैं तो मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि, क्योंकि चतुर हैं वो। हरियाणा के अगर गिने चुने मैच्योर नेताओं में से आप देखें तो दुष्यंत चौटाला उनमें से एक है। और आज अब विधानसभा की कार्रवाई, बंदा जब जाता है तब पता चलता है। अब अगर आप विधानसभा की कार्रवाई को देखें पूरी को, तो उसमें लोग अभय चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को, इनको मिस करते हैं। तो अच्छे लोगों को विधानसभा में भी मिस किया जाता है। तो दुष्यंत को, लेकिन ये सच है कि इतना आसान भी नहीं है रास्ता, बहुत कठिन डगर है। पर जो लोग कठिन काम करते हैं उनको ही रिवार्ड भी मिलते हैं आने वाले। उनको जमाना याद रखता है, रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि दुष्यंत चौटाला खुद भी ये बात कहते हैं, बोला भाई और भी 5 डिप्टी सीएम थे, किसी का नाम सुना है क्या? लेकिन मैंने राज चलाया, मैंने किसानों के लिए ये करवाया, अपने दम पे राज चलाया, वो कई चीज़ें गिनाते हैं। फिर वो अपनी उम्र का एक बेनिफिट भी बताते हैं कि मैं तो अभी भाई 30-35 साल का हूँ, अगले 50 साल मैंने राजनीति करनी है, अपने लोगों से माफ़ी मांग लूंगा, उन गलती कर दी तो उनके पास चला जाऊंगा, वो तमाम ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि उनके पिताजी ने इस चुनाव के बाद एक बात कही, एक बार वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे थे, कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों की टोली थी, उनके बीच में दुष्यंत बैठा रहता था, मुझे लगा कि कुछ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको बेवकूफ़ बना दिया। और आप कह रहे हो कि बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है। क्लेवर ही, अगर आप इस दोनों बयानों के बीच पीछे की राजनीति देखें तो ये पिता पुत्र की जबरदस्त बेहतरी थी कि पिता कह रहा है कि उनका बेटा तो इतना भोला है कि उसको कोई बेवकूफ बना सकता है। तो आपने देखा होगा भोले लोगों की कदर बहुत है हमारे यहाँ। तो कोई जैसे तेजी की बात करता है तो हम गाँव में कहते हैं ज्यादा शाना मत बन, यानी कि भोले लोगों का एक स्कोप है। तो दुष्यंत चौटाला की गलतियों को उनके भोलेपन में छिपा दिया है। हालांकि ऐसा है नहीं कि दुष्यंत चौटाला को कोई मूर्ख बना दे। दुष्यंत चौटाला उम्र में भले ही 35-38 साल के हों, लेकिन मैं उनको 70 के आसपास का नेता समझता हूँ। हाँ, तो वो पिता पुत्र की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। ऐसा नहीं है दुष्यंत की उनको कोई भी इंग्लिश बोलने वाला बेवकूफ बना गया। दुष्यंत चौटाला खुद बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी होती है राहुल। देखो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी नेता कहीं जाता है उसको 150 माइक आईडी कोई लगा ही देते हैं लोग जी। तो वो कुछ ना कुछ तो बेचारों को बोलना ही होता है। कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर कुछ गढ़ लेते हैं वो चलते चलते ऐसे बयानबाजी। अजय चौटाला तो फिर माहिर है इन चीजों के। इसमें तो कोई झूठ नहीं है। अगर दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि उनके पास अगले 50 साल हैं, तो अगर उनकी उम्र उतनी है जितनी, मतलब हो सकता है वो उससे ज्यादा जिए या उससे कम जिए, वो तो भगवान को पता है। लेकिन अगर है 50 साल उनके पास तो निश्चित तौर पे राजनीति करने के लिए है। चौधरी देवीलाल परिवार के खेत में अगर कोई
किसी मूसे का भी जन्म होगा वो भी राजनीति करता है, ये तो उनके परिवार के वंशज हैं। मैं परिवार तो नहीं आऊंगा। घर में जन्म लेना ही एक मतलब इस बात की गारंटी है कि आप पॉलिटिकल तो हो गई होगे। मैंने तो उनके घर में जो सेवादार होते हैं उनकी पॉलिटिकल समझ भी दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर पाई है। चलिए, परिवार की बात पर ही आऊंगा मैं। जैसे मैंने देखा है कि बार बार चौटाला परिवार के लोग भले ही कहीं से चुनाव हार जाएं, जो मर्जी कुछ हो जाए, तो उनसे जब पूछा जाता है कि जी अब क्या होगा, आगे कैसे करोगे, तो वो उदाहरण देते हैं चौधरी देवीलाल का। कहा कि उन्होंने कभी झंडे और डंडे की परवाह नहीं करी, उन्होंने नए दल बनाए, वो कभी एक दल के पीछे नहीं रहे, और उन्होंने कभी अलग अलग जगहों से जाके चुनाव लड़ा, कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस क्षेत्र से बाहर ना निकलूं। तो कहा कि हमारी तो प्रवृत्ति ऐसी है। तो वो प्रवृत्ति दुष्यंत चौटाला में भी हमने देखी कि उचाना को उन्होंने नहीं छोड़ा, वो मजबूती से डटे रहे, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करा। लेकिन जो लोग हैं, आपको लगता है कि वो दौर दूसरा था चौधरी देवीलाल का, उनका एक अपना कद था, तो दुष्यंत चौटाला उसी पद्धति पे चलते हुए परिवार की उसी लड़ाकू पहचान को बरकरार रख पाएंगे क्या? देखिए राहुल, अगर आप इन पॉलिटिकल फैमिली की अगर बात करें, चाहे वो चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चाहे चौधरी बंसीलाल जी का परिवार हो, चाहे वो भजनलाल जी का परिवार हो, चाहे राव इंद्रजीत जी का परिवार हो, ये जितनी भी पॉलिटिकल फैमिली है हरियाणा या हरियाणा से बाहर, पॉलिटिक्स इनका बिजनेस है। तो ये अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकते। कोई लाला बिजनेस में घाटा हो या मुनाफा हो, इसको भी छोड़ता सुना है? नहीं छोड़ता, वो कारोबार तो करेगा ही। तो पॉलिटिक्स इनके लिए एक पैसा है, ये काम है इनका, फुल टाइम जॉब है इनकी। आज आ रहे हैं, कल जीत जाएंगे, क्या बात होगी, परसों जीत जाएंगे। तो पॉलिटिक्स तो कोई छोड़ेगा नहीं, पॉलिटिक्स छोड़ने की चीज भी नहीं है। पॉलिटिक्स देखिए, आप घर से दूध और बर्फी मिलेंगी आपको, कहीं भी जाओगे, मान सम्मान मिलेगा। 50 साल का पॉलिटिशियन है, उसके 70 साल का आदमी पांव के हाथ लगाने वाला भी मिल जाएगा। इससे मतलब अच्छा पैसा क्या होगा? लोग आपको दूध पिला रहे हैं, बर्फी खिला रहे हैं, आपके जय जयकारे कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स एक बहुत ही गजब का प्रोफेशन है पॉलिटिकल पार्टीज में, उन लोगों के लिए जो खानदानी है, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिटिक्स जिनके खून में रमी हुई है। तो पॉलिटिक्स तो कोई नहीं छोड़ेगा इनमें। आप ये देखिए कि किसी और परिवार ने छोड़ी है, सब ललायित रहते हैं। हरियाणा में पॉलिटिक्स छोड़ना, तो क्यों छोड़ेंगे? कोई किसी कंट्री में नहीं छोड़ते, किसी स्टेट में कोई पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल फैमिली है वो नहीं छोड़ती है। तो राज मजे करो, अगर आप राज में नहीं हो तब भी तो आप चर्चा में रहते हो। तो चर्चा में रहने के लिए ये लोग, इनको मजा आता है, ये लोग पॉलिटिक्स से दूर नहीं जा सकते। इनका दिन रात एक ब्लड में शामिल हो गई हैं ये चीजें ना, पॉलिटिक्स इनके ब्लड में। तो ये छोड़ेंगे नहीं और स्ट्रगल करते रहेंगे। और स्ट्रगल भी क्या स्ट्रगल है, लोग स्ट्रगल करते हैं, लोग पैसे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लोग जय जयकारे करते हैं, लोग आपके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और क्या चाहिए राजनीति में? बताओ, कोई काम नहीं करना, मजे करो, गाड़ियों में घूमो, लोगों को संबोधित करो और MP MLA बनते रहो, मंत्री बनते रहो। लोगों का जो जाना है लोगों का जाना है, पॉलिटिकल फैमिलीज का कुछ नहीं जाता कभी भी। अच्छा धर्मेंद्र जी, दुष्यंत चौटाला मतलब जिस पर्टिकुलर जाट समाज से आते हैं, वहाँ उनका बेस मतलब काफ़ी कमज़ोर है आज के दिन अगर हम देखें तो आपको लगता है कि, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभी नतीजे आए और कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस की जो दशा देखने को मिली, उससे एक बहुत बड़े तबके में वोटर्स की निराशा है कि भाई ये क्या हुआ, और कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किसी ने भी इसको मतलब रीड भी नहीं कर पाया कोई इसको, सबके लिए एक तरीके से शॉकिंग था। तो इस माहौल में क्या स्कोप बचा है इन रीजनल पार्टीज के पास? INLD है या जजपा है, आपको लगता है कि, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक रूल करने के लिए स्थापित हो चुकी है? देखिए, मैं 11वां साल है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में, और ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई रूट आज भी है। अगर अहिरवाल में उनका जनाधार है तो राव इंद्रजीत जी की वजह से है। अगर उनका कहीं भी आप देख लीजिए, आज भी ये इकलौती ऐसी पार्टी जो 10 साल में आज भी अपना कोई मजबूत आधार नहीं, कांग्रेस की गलतियों की वजह से वो जीत गई। और आज भी कहीं लगता नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़े बदलाव समाज में आ गए। और आप ये देखिए, हरियाणा में कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बनते ही नेता बन जाता है, लेकिन मनोहर लाल जी आज भी हरियाणा में नेता नहीं है। और सैनी जी को भी कोई
मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक नेता उनको स्वीकार किया है। हालांकि वो चार्मिंग है, हंसते रहते हैं, जोक सुनाते हैं मेरी तरह, पर अभी तक नेता बनने का सफर तो उनका भी शुरू नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में अब, और अभी परिसीमन होगा 2027 में ना, जी। उससे पहले तो किसी के भी स्कोप नहीं है। तो रही जाट समाज की बात, तो जाट तो अपना मन बड़ा है। अभी तो सारे ही लोग ऐसे ही, तो बीजेपी तक भी सदमे में कि हम वहां कैसे गए। तो जब जब ये थोड़ा सा टूटेगा ना चीजें और कोई पॉलिटिकल इशू खड़ा होगा, तब पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा जाएगा। अभी तो 2027 तक तो कुछ भी नहीं है। 27 में तो लोग जागेंगे, अपने कान उठाएंगे और फिर देखेंगे कि परिसीमन में क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन खड़ा हो रहे हैं। फिर अब ये लोग कांग्रेस को कितना ब्लेम करते रहेंगे। अब 10 साल जा चुके हैं, अब अगले 5 साल और ये राज करेंगे, तो 15 साल में फिर अचीवमेंट भी तो इनको दिखानी पड़ेगी ना। अभी तो सरकार के हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है डेवलपमेंट की दृष्टि से। आप देखोगे, हो सकता है धर्मेंद्र जी कि अगले चुनाव में भी मिर्चपुर कांड के मुद्दे कोई सीएम साहब, सैनी साहब अपने किसी भाषण में गिनाए, बोला भाई वो कांड हुआ था उस समय। हो सकता है। पॉलिटिकल फैमिलीज को समाज से, पॉलिटिकल लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपनी कुर्सी प्यारी होती है, समाज का भाड़ में जाए समाज। तो पॉलिटिकल लोगों को तो ये तो जनता को देखना है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो नेता तो ऐसे मूर्ख बनाएंगे ही। अब वो नौकरी, मेरिट पे नौकरी एक बड़ा इशू था जिसने इस सरकार की वापसी कराई है, लेकिन नौकरियां दो तो भाई, अब कितने दिन से नौकरी है, अब नौकरी कितने दे पाओगे 5 साल में। अब चीजें तो पूछी जाएंगी, लेकिन 27 के बाद पूछी जाएंगी। अभी तो आराम करने के, इनके मजे करने के दिन है और दूसरों के आराम करने के दिन है। अच्छा, एक जैसे इनेलो को हम स्टडी करते हैं तो उस पार्टी में एक रिप्रेजेंटेशन दिखता था। मतलब भले ही चलो वो एक जाट समाज प्रीडोमिनेंटली उनका वोटर रहा हो, लेकिन चाहे राज्यसभा भेजने की बात हो, सांसदों को मनोनीत करने की बात हो, किसी को किसी बोर्ड में एडजस्ट करना हो, तो वो दलित समाज से, ओबीसी समाज से वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन दिखता था। दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी कार्यशैली में इस बात को अपनाया, उन्होंने संगठन में अलग अलग लोगों को जगह दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला अगर वो ये स्कोप देखें कि भाई जाट समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या किसी दूसरे समुदाय में जगह बनाने की आपको लगता है कोई गुंजाइश है कि वो ओबीसी में, या इनेलो एक समय में मेवात में बड़ी अच्छी मजबूत होती थी, तो इस तरह का कोई स्कोप उनके पास आपको नजर आता है क्या? देखिए, मेवात का क्लियर है कि उन लोगों को बीजेपी में नहीं जाना। तो वो लोग बीजेपी के अगेंस्ट जो भी पार्टी होती है उसको समर्थन देते हैं अपना। तो मेवात के जो 3 लाख के करीबन वोट पोल होते हैं, उनको तो बीजेपी जब अपनी काउंटिंग करती है वो भी खुद में कभी नहीं गिनती। तो मेवात तो हमेशा जाएगा ही। रही बात आपके अहिरवाल की, तो अहिरवाल को एक अच्छे नेता की तलाश हमेशा रहती है। लेकिन अभी तो ओबीसी जितना भी वोट बैंक है, जाट वर्सेस अहिर अगर आप इसको कहें, तो वो तो जाट के खिलाफ ही जा रहे हैं बहुत लंबे समय से ही। अभी बीजेपी के साथ अलाइंड है बहुत बड़े तबका। एससी, आप ये देखिए कि ये जब इन्होंने कैटेगरी की है एससी में, जी, डीएससी और डीएससी का जो मसला है उस पे इन्होंने एक एससी में भी एक समाज को जाट समाज की तरह बिल्कुल हाथी पे धकेल दिया है। जो शैलजा जी के अपमान से कुपित होके बीजेपी की तरफ गए थे, अब आप सोचिए कि उनकी क्या हालत हो रखी होगी वहां पे। तो कुछ समाज तो बिल्कुल क्लियरली मतलब बीजेपी के लिए एक बहुत ही ये चाहिए कि उसको उन्होंने दुत्कार सा ही रखा है, और बाकी समाज बीजेपी के साथ है। और वोट परसेंटेज तो अगर आप देखो 4.4% का ही तो फर्क था। लेकिन वोट प्रतिशत का क्या करना है, राजनीति में नंबर्स मायने रखते हैं। जिसकी सरकार है वो सत्ता में बैठा है, सत्ता में बैठे हुए हर इंसान को ये लगता है कि उससे चतुर व्यक्ति कोई नहीं है। वो अपनी चतुराई तो सब दिखाते ही हैं। कौन सत्ता से हटना चाहता है? तो एक बार सत्ता में आता है वो बना ही रहना चाहता है, लेकिन एक दिन जनता। लेकिन हरियाणा का ट्रेंड तो बिल्कुल साफ हो गया है। केंद्र में जो सरकार है वही हरियाणा में रहती है। प्रूव किया हरियाणा के लोगों ने, बार बार प्रूव किया है इसको, 1-2 मौकों को छोड़ के हमेशा आती है। तो अगर इनेलो जजपा की तो सरकार, फिर तो इनेलो जजपा की सरकार ही नहीं आएगी। अगर हरियाणा वाले इसी ट्रेंड को फॉलो करते रहे तो केंद्र में तो इनकी कभी सरकार नहीं बनेगी। लग तो रहा। आप ये देखिए कि हरियाणा को आप कई दृष्टि से देखिए, जो फरीदाबाद और गुड़गांव और पलवल का जो इलाका है,
जी। और वो तो हरियाणा का हिस्सा ही नहीं लगते हैं, वो तो बिल्कुल दिल्ली बन चुके हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे वहां वोट डलते हैं। आपका हीरवाल है वो सीधा सीधा ट्रेंड दिखाता है। तो हरियाणा बचा क्या है? ये रोहतक, जींद और थोड़ा सा ये हिसार, कृष्णा, फतेहाबाद, यही तो हरियाणा अब आप इसको कहेंगे। अगर आप इसको जीटी रोड बेल्ट को देखें तो इसका बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पे चल रहा है ये जीटी रोड बेल्ट। तो हरियाणा में भी कई हरियाणा, पहले आप नजर उठा के देखो, अगर रोहतक में आप आओगे, अगर 10 आदमियों पे नजर देखोगे तो आपको उनमें से 3-4 तो मतलब बाहर के लोग भी दिख जाएंगे आपको। डेमोग्राफिकल हरियाणा बहुत बदल रहा है। जो जहां जहां इंडस्ट्री है वहां पे बाहर से लोग आए हैं, वो हरियाणा को उन्होंने अपनाया है, यहीं पे राशन कार्ड उनके बने हैं, यहीं पे शादियां वो कर रहे हैं। तो वो एक हरियाणा का समाज एक मिक्स समाज होता जा रहा है धीरे 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 करके। तो फिर ट्रेंड बदलते हैं। वो पॉलिटिकल जो रिसर्च के विषय हैं वो यही है कि हरियाणा किस तरीके से बदल रहा है, इस चुनाव में कैसा वोट पैटर्न था, जो लोग बाहर से बसे उनकी टोटल आबादी कितनी है, उन्होंने किसको वोट दिया। तो ये रिसर्च के विषय है और 2029 तक तो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अब अगर आप पानीपत के सिवा गांव में जाके देखें तो आपको लगेगा नहीं पूरा हरियाणा है वो, आपको लगेगा बिहार, आधा बिहार दिखाई देगा आपको, आधा उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। अच्छा, बहुत सैकड़ों जगह हैं ऐसी हरियाणा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, पानीपत में, आपके रोहतक में और आप पलवल में। मतलब भारत का समुदाय बहुत बड़े पैमाने पे हरियाणा को उन लोगों ने अपना लिया। तो वोटिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं, अब इश्यू चेंज हो गए हैं बहुत ज्यादा लोगों के। तो आने वाले 29 तक तो पता नहीं क्या होगा और किस तरीके का ट्रेंड आएगा। पर पॉलिटिकल लोगों को तो मेहनत करनी है। अब दुष्यंत घर पे थोड़ी बैठा रहेगा, या छुट्टी कितने दिन मनाएगा, बोर नहीं हो जाएगा वो? तो मेहनत तो करेगा वो, और मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं 1 आधी सीट, 2 सीट, 10 सीट, 20 सीट, जहां जितना भी वो कर पाएगा हासिल करेगा। बारातियों में अपना नाम लिखवाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 10 सीट ले आया कोई तो डिप्टी सीएम बन रहे हैं 10 सीट में तो 10 सीट तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे धर्मेंद्र जी। जैसे इसकी मतलब हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, चौटाला परिवार से भी पूछते हैं, हम आपस में भी डिस्कस करते हैं। परिवार की एकजुटता का सवाल है, और अब तो ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोनों भाई कहते थे कि बड़े चौटाला साहब अगर कोई निर्णय लेंगे तो हम उसको मानेंगे, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अब वो संभावना भी खत्म हो चुकी है। तो पॉलिटिकल लिहाज से भी और सामाजिक लिहाज से भी क्या लगता है आपको? क्योंकि अगर ये दोनों दल इसी तरह से अलग अलग चुनाव लड़ते रहे और ये दोनों परिवार इसी तरीके से अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, तो फिर आपको लगता नहीं कि फिर तो मुश्किल है चौटाला परिवार का उदय होना, या फिर इन दोनों में से किसी पार्टी का उदय होना? देखिए, फिलहाल देश में जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ये है, रीजनल पार्टियां उसी प्रकार चुनाव लड़ती हैं जैसे बीजेपी चाहती है। अच्छा, तो रीजनल पार्टियों का फ्यूचर क्या है, ये तो बीजेपी के हाथ में। बीजेपी चाहेगी इनकी सीट आए तो आ जाएंगी, बीजेपी चाहेगी इनकी सीट नहीं आए तो नहीं आएंगी। ये कहाँ जा सकते हैं? ईडी, सीडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या है। तो आने वाला समय, अब पार्टियां हैं का मैदान में, का ताकत का लड़ने की। अब तो जनता का भी पार्टी बन जाए तो अलग बात है। पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी को मात दे दें, मुझे इसमें शक है। नहीं, कोई आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं मात दे सकती। रीजनल, आप जो कह रहे हैं कि रीजनल पार्टियां बीजेपी के इशारे पे चलती है, या वो चाहेंगे तो सीट जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे, तो ऐसे तो फिर कई लोग कह रहे हैं ना कि भाई बीजेपी के इशारे पे तो हुड्डा साहब चले। बिल्कुल। अगर आप चुनाव परिणाम को देखें तो लोगों के जो प्रयास हैं वो उसको बल मिलता है। हुड्डा साहब क्यों, भूपेंद्र हुड्डा पे ये आरोप लगना चाहिए, ये शैलजा जी पे भी लगना चाहिए। हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रणदीप सुरजेवाला पे भी लगना चाहिए। सभी, हर कांग्रेसी पे आरोप है ये तो। 2200 कांग्रेसियों ने टिकट के लिए आवेदन किए थे, 90 को टिकट मिली, बाकी जिनको नहीं मिली उन सब ने कांग्रेस के खिलाफ ही तो काम किया है। तो ये आरोप तो उन पे भी लगना चाहिए। अच्छा, आप असफलता का कोई बाप नहीं होता, सफलता के कई बाप होते हैं।
तो अब कांग्रेस पार्टी एसपल पार्टी है, एसपल पार्टी पे फिर ब्लेम आएंगे, बात करेंगे लोग उन पे। बीजेपी पे कौन बात करे? जी आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं सर, और बात यह है कि जैसे अभी आपने चौधरी बीरेंद्र सिंह का इंटरव्यू किया आपके चैनल पे, हमने देखा, और उनकी दुष्यंत चौटाला से एक, और चौटाला परिवार से एक राजनीतिक अदावत रही है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। तो चौधरी साहब भी कुछ कह रहे थे क्या दुष्यंत चौटाला के भविष्य के बारे में? चौधरी साहब सच बताऊं तो वो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ आदर्श बुजुर्ग नहीं पहुंचते हैं, तो ज्यादा जिक्र किया नहीं उन्होंने, चला भी नहीं दुष्यंत की कोई बातचीत। इत्तेफाक से मैंने भी कोई सवाल नहीं पूछा। और अब वो जब भी रोहतक आते हैं हम दोनों मतलब बैठ के गप्पे मारते हैं बहुत ज्यादा। तो इस बार भी इंटरव्यू का कोई इरादा ही नहीं था किसी भी प्रकार का। तो वो चूंकि हम बैठे थे बात कर रहे थे, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ? बोला तेरा मन कर रहा है तो कर लो। तो बैठ गए तो वो 2-4 बातें पूछ ली मैंने। लेकिन अब वो एक बुजुर्ग, मेरे उनसे जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे मतलब कम मुलाकातें होती हैं, एक बुजुर्ग से ज्यादा मतलब तजुर्बों पे ज्यादा बात होती है। अब वो एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी की बातें अब उनकी ज्यादा दिखाई हाँ मतलब अब वो सच में उनका मतलब, अगर आप दुष्यंत के बारे में भी उनके ऑन कैमरा हो सकते हैं कुछ भी ख्याल, लेकिन अब उन दुष्यंत उनके लिए कोई मतलब बातचीत का उनके दिमाग में कोई विषय नहीं है मेरे हिसाब से। कांग्रेस बीजेपी भी नहीं है, वो बातें करते हैं चौधरी छोटू राम की, यूनियनिस्ट पार्टी की, और पॉलिटिकल सिस्टम की, आइडियोलॉजी की, मतलब इस तरह की बातें घूमती हैं अब उनके दिमाग में। ये मतलब करंट पॉलिटिक्स पे ज्यादा उनको, मुझे लगता नहीं कि उनकी दिलचस्पी है कोई। आप कोई पूछ लेता होगा तो बता देते होंगे वो। चलिए ठीक है सर, आपने समय दिया और दुष्यंत चौटाला के विषय पे आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो धर्मेंद्र कवारी थे हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत की, और सियासी दंगल के इस पहले एपिसोड में हमने समझने की कोशिश की है कि आखिर जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में भविष्य क्या है, दुष्यंत चौटाला का क्या भविष्य है, और कई चीजें इसमें निकलकर सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला बेहद मजबूत नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। हालांकि पिछले चुनावों में जो भी रिजल्ट रहे हों, बावजूद इसके वो नए सिरे से अपनी पार्टी का संगठन बना रहे हैं और नए सिरे से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही दुष्यंत चौटाला के पास एक उम्र का भी एडवांटेज है। हालांकि कल उनका जन्मदिन था, 37 साल के वो हो गए हैं, लेकिन एक यंगेस्ट और एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियन के तौर पर हरियाणा में उनकी पहचान है। तो आगे जनता उनका कितना साथ देती है, किस तरीके से, क्योंकि अभी भी जब वो गए उचाना, मैं देख रहा था, उनके लिए नारे लग रहे थे कि आया आया सीएम आया। तो सीएम बनने का उनका ख्वाब कभी पूरा होगा या नहीं, और इस पूरे बातचीत पर आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और आपको हमारा ये खास शो सियासी दंगल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शुक्रवार को हम आपसे मिलेंगे और एक नए राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। हम इसी तरीके से जो अलग अलग गेस्ट हैं उनको जोड़ेंगे। आपका अगर कोई राजनीतिक विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि चर्चा हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए, और हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि बात की जाए। फिलहाल इस शो में आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।